दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ज्योग्राफी क्लास 1 यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स का पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। इसमें इन क्लासों में हम जो है हैंड रिटन नोट्स के साथ जो है अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे। डे बाय डे हमारी क्लासें होंगी। सिर्फ जो है ज्योग्राफी का अभी हम चैप्टर जो है कंप्लीट करेंगे, जिनमें हैंड रिटन नोट्स होंगे और जो है हैंड रिटन नोट्स की जो है पीडीएफ भी आपको उपलब्ध करवाई जाएगी। आज की हमारी क्लास 1 है और चलिए शुरू करते हैं हमारी क्लास 1। जो है क्लास 1 पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। इन क्लासों में आप साथ के साथ जो हैं हमारे नोट्स भी बनाते हुए चलेंगे। आप एक नोटबुक लगा सकते हैं। वैसे जिस प्रकार हम ये नोट्स बनाएंगे लिखेंगे बोर्ड के ऊपर, हूबहू आप अपने नोट्स बना सकते हैं ताकि रिवीजन में आपके लिए ये सहायक हों। वह कम समय के अंदर है, अधिक से अधिक सिलेबस जो है कंप्लीट किया जा सके। तो सबसे पहले हम पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास जो पहला चैप्टर है हमारा, इसके अंदर हम जो है अप्रोच लेके चलेंगे। सबसे पहले हम इसका जो है परिचय देखेंगे। तो यहाँ नोट डाउन कर लेंगे परिचय। तो परिचय के अंदर जो है हम सबसे पहले देखेंगे कि कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और उसके बाद जो है कि पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास से तात्पर्य क्या है, यानी कि पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास से क्या मतलब है, इसका अर्थ क्या है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट में हम सबसे पहले जो है 3 चीज़ें, गुरुत्वाकर्षण जो है सबसे पहले, हम देखेंगे जी। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल। उसके बाद जो है हम देखेंगे कि गुरुत्व क्या चीज़ है, गुरुत्व। और तीसरा है हमारा ज्वारीय बल। तो इसके अंदर जो है तात्पर्य क्या है, सबसे पहले है हमारा गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल, तो इसके अंदर क्या है कि किन्हीं भी दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आभासीय बल, जिसके कारण जो है ये एक दूसरे को जो है अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। ये बॉडी B1 है, ये B2 है और इनके बीच जो है इनका गुरुत्वाकर्षण बल आपस में लगेगा, जो है एक वस्तु एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगी। उसके बाद है गुरुत्व। गुरुत्व के अंदर क्या होगा कि एक ऑब्जेक्ट जो है अर्थ होगी और दूसरा कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, इनके बीच लगने वाला जो है बल जो है गुरुत्व कहलाएगा, जिसमें अर्थ का जो है गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होगा। तीसरा है ज्वारीय बल। सूर्य या चंद्रमा के द्वारा जो है पृथ्वी के ऊपर लगने वाला जो है बल ज्वारीय बल होगा, जिसके कारण जो है ज्वार भाटा जैसी जो है प्राकृतिक घटनाएं होती हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं, ये हमारे होगा बेसिक कॉन्सेप्ट। इसके बाद हम चलते हैं तात्पर्य क्या है, यानी कि पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास से क्या तात्पर्य है। तो इसका अर्थ जो है क्या लिखेंगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान की अवस्था से, यानी कि पृथ्वी की उत्पत्ति और उसका विकास जो समय के साथ हुआ है। तो यहाँ लिखेंगे हम पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर
वर्तमान तक की अवस्था, यानी पृथ्वी के निर्माण से लेकर अब तक जो पृथ्वी के बनावट में और उसमें जो भी चेंजमेंट आए हैं, तो उसकी जो उत्पत्ति हुई है उसी के बारे में जो है हम इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे जी। तो इसका तात्पर्य क्या है कि पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान तक की अवस्था, जहाँ 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 जो है इस बात का भी अध्ययन किया जाता है कि जहाँ इस बात का भी अध्ययन किया जाता है कि इस तरह से पढ़ने का बेनिफिट ये है कि साथ ही साथ हमारे नोट्स बनते जाएंगे, जो है भविष्य में हमें जो है सब जल्दी से जल्दी सिलेबस कंप्लीट करने में हमें इसमें सहायता मिलेगी। किया जाता है कि पृथ्वी अपने विकास के क्रम में किन किन परिवर्तनों से गुजरी है, कि विकास के क्रम में किन किन परिवर्तनों से गुजरी है। यानी पृथ्वी के निर्माण से लेकर और समय के साथ जो उसमें परिवर्तन आए हैं उनका अध्ययन क्या है, इस बात का भी अध्ययन किया जाता है कि पृथ्वी अपने विकास के क्रम में किन परिवर्तनों से होकर गुजरी है। साथ ही साथ जो है अध्ययन किया जाता है, एक बात ये होगी कि पृथ्वी अपने विकास के क्रम में किन परिवर्तनों से गुजरी है, तथा साथ ही साथ वर्तमान में किन परिवर्तनों से होकर गुजर रही है। वर्तमान में किन परिवर्तनों से होकर गुजर रही है। तो जो है हम पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान तक के समय का अध्ययन इसमें करेंगे, इसीलिए पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। तो इसके अंदर जो है वर्तमान तक का इसमें जो है करंट अफेयर का भी इसमें ऐड होता चलेगा कि वर्तमान में किन परिवर्तनों से होकर गुजर रही है। तो इसी तरह हम जो करंट अफेयर भी इसी तरह से पढ़ेंगे कि जो करंट का टॉपिक इससे रिलेट होगा वो हम इसमें नोट डाउन कर सकते हैं, ताकि हमारा करंट अफेयर और जो है ट्रेडिशनल जो सिलेबस है वो भी एक साथ चलता रहे। तो इसी में हम लिखेंगे कि इन दोनों के अध्ययन, यानी कि किन परिवर्तनों से होकर गुजरी है वह गुजर रही है। तो दोनों से जो है इन दोनों के अध्ययन के आधार पर यहाँ लिखेंगे इन दोनों के अध्ययन के आधार पर संभावित भविष्य में परिवर्तनों, ये जो परिवर्तन है ये किस किस टाइप के परिवर्तन हैं, यहाँ हम लिख सकते हैं कि ये जो परिवर्तन है कहाँ कहाँ आ सकते हैं, कि दो हमारे कितने घटक पाए जाते हैं, दो तरह घटक हैं, जैविक घटक और अजैविक। यानी इन्हीं घटकों में जो परिवर्तन की जो हम बात कर रहे हैं कि आधार पर संभावित भविष्य में जो परिवर्तन हो सकते हैं, किनमें जैविक या अजैविक घटकों में परिवर्तनों का वैज्ञानिक जो है विश्लेषण संभव हो सकता है। तो जो है इसके अंदर हम जो भविष्य में या जो बीते यानी कि भूतकाल के अध्ययन से हम भविष्य में या वर्तमान में होने वाली घटनाओं का जो है अध्ययन करने में हमें आसानी हो सकती है, जिसके आधार पर हम कि भविष्य में पृथ्वी जो है अपने नष्ट होने से कितना अभी
उसमें समय है, या कैसे हम पृथ्वी के जो है नष्ट होने को हम बचा सकते हैं। इसके बाद जो है हम अगला पॉइंट देखेंगे कि इससे संबंधित सिद्धांत, यानी विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा इससे संबंधित कोई सिद्धांत अगर दिया गया है तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अब हम देख लेते हैं अपना अगला पॉइंट क्या है, संबंधित सिद्धांत, यानी 2 नंबर है संबंधित सिद्धांत। देख लेते हैं। इसके बारे में चर्चा करने से पहले हम जो है 2-3 पॉइंट नोट करेंगे कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, एनर्जी कैन एंड नाइदर बी क्रिएटेड नोर बी डेस्ट्रॉयड, नोर बी डेस्ट्रॉयड, यानी एनर्जी को जो है ना ही हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही उसको ख़त्म कर सकते हैं। एनर्जी यानी कि ऊर्जा जो है वो एक अपनी स्थिति में परिवर्तन कर सकती है, जो एक से दूसरे में चेंज हो सकती है, लेकिन ना ही हम उसको पैदा कर सकते हैं और ना ही ख़त्म कर सकते हैं। और दूसरी है कि हैविंग मोर एनर्जी, ये जो पॉइंट है आपको केवल ज्योग्राफी में नहीं, जो साइंस वगैरह या कहीं भी आपको समझने में मदद करेंगे। एनर्जी हैविंग मोर एनर्जी लेस स्टेबिलिटी, और इसका उल्टा होगा कि हैविंग लेस एनर्जी मोर स्टेबिलिटी। यानी इस पॉइंट को हम समझ सकते हैं कि जितनी अधिक ऊर्जा होगी उसकी स्टेबिलिटी जो स्थिरता उतनी ही कम होगी। जैसे हम पानी को उबलने के लिए अगर रखेंगे तो जैसे उसका तापमान बढ़ेगा, यानी उसको हम एनर्जी देंगे, उसकी स्थिरता जो है कम होती जाएगी और पानी जो है उबलना शुरू कर देगा। तो इसी का यही अर्थ है कि हैविंग मोर एनर्जी, जितनी ज़्यादा एनर्जी दोगे आप, उसकी स्टेबिलिटी जो है उतनी ही कम होती जाएगी। इसी में हम पढ़ेंगे जो है 4 पॉइंट हम नोट करेंगे। इसमें सबसे पहले जो सिद्धांत किसने दिया, उसके बाद 3 जो है सिद्धांत इसके संबंधित जो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे कास्ते दी बफन, यानी कि अगर आपके पास प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रश्न है कि अगर आ जाए कि पृथ्वी की उत्पत्ति एवं सिद्धांत से संबंधित सर्वप्रथम सिद्धांत किसने दिया या किसी ने सर्वप्रथम किसने बतलाया, तो कास्ते दे बफन। ये कौन थे? ये एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। इन्होंने जो है 1749 के अंदर अपना सिद्धांत बताया कि पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सर्वप्रथम विचार, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सर्वप्रथम विचार किसने दिए? कास्ते दी बफन। उसके बाद आया 3 हम जो है सिद्धांत पढ़ेंगे। अद्वैतवादी सिद्धांत, फिर आएगा आपका द्वैतवादी सिद्धांत, और फिर आएगा आपका सबसे महत्वपूर्ण जो है आधुनिक सिद्धांत। आधुनिक सिद्धांत के अंदर जो है हम छोटी कक्षा में भी बहुत नाम सुना होगा इसका आपने कि महाविस्फोटक सिद्धांत, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग, इसको बोलेंगे हम बिग बैंग थ्योरी। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है हमारे पास अद्वैतवादी, इसको बोलेंगे हम मोनेस्टिक कॉन्सेप्ट। इसका दूसरा नाम है, इंग्लिश में हम बोलेंगे इसको मोनेस्टिक, और इसको ड्यूलिस्टिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, मोनेस्टिक यानी मोनो, यहाँ एक वर्ड हम लिखेंगे मोनो मीन्स एक, और अद्वैत मीन्स भी एक। ये पॉइंट नोट करेंगे क्योंकि इससे जो है हमें इसका आंसर लिखने में सहायता होगी। तो द्वैतवादी, द्वैत मीन्स 2 और ड्यूओ मीन्स भी 2, यानी कि इसके अंदर जो है हमें अद्वैतवादी सिद्धांत के अनुसार जो है के अनुसार लिखेंगे, के अनुसार
के अनुसार पृथ्वी एवं जो है अन्य पृथ्वी एवं अन्य ग्रहों की उत्पत्ति जो है की उत्पत्ति एक तारे यानी कि सिंगल स्टार, यहाँ हम लिखेंगे सिंगल स्टार से हुई मानी है। यानी कि इसमें माना गया कि स्टार्टिंग में यानी कि आरंभ में जो है केवल एक तारा था जिसके टूटने या बिखरने से जो है अन्य ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, पृथ्वी या और इनकी जो है उत्पत्ति हुई है। ये सिद्धांत दिया गया, इसे नाम दिया गया अद्वैतवादी सिद्धांत। ठीक है जी। उसके बाद जो है इसका अन्य नाम क्या है, एक दूसरा नाम है, इसको हम लिखेंगे पेरेंटल हाइपोथेसिस। इसका दूसरा नाम है पेरेंटल हाइपोथेसिस। यानी अद्वैतवादी सिद्धांत को क्या बोला गया, पेरेंटल, और द्वैतवादी सिद्धांत को बोला गया बाई पेरेंटल हाइपोथेसिस। उसके बाद हम आगे देखते हैं कि अद्वैतवादी सिद्धांत के अंदर, अब इनके लिख देते हैं हम प्रीलिम्स जो है पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके जो है समर्थक, इसके समर्थक कौन कौन थे। तो समर्थक में जो है सबसे पहले आए आपके वही कास्ते, यहाँ लिखेंगे आप नोट करेंगे, कास्ते द बफन, इन्होंने भी इसको समर्थन दिया। उसके बाद आए लाप्लास, यहाँ से आपका प्रीलिम्स में लाप्लास प्रश्न बन सकता है कि निम्न में से कौन वैज्ञानिक, निम्न में किस वैज्ञानिक द्वारा अद्वैतवादी सिद्धांत को जो है समर्थन नहीं दिया गया। तो तीन इन्हीं में से नाम दे देंगे, एक अलग दे देंगे। उसके बाद है लाप्लास, उसके बाद जो है थर्ड आप लिख सकते हैं लोकियर, उसके बाद फोर्थ आप लिख सकते हैं इमैनुअल कांट, ये भी एक वैज्ञानिक का नाम था। और जो फोर्थ जो आप लिख सकते हैं वो है रोस जो है। ये आपके चार, 1 2 3 4 5 वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसे समर्थन दिया। इनको आप 2-3 बार जो है बार बार रिपीट करेंगे तो आपको ये नाम जो है याद हो जाएंगे। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है इमैनुअल कांट। कौन है इमैनुअल कांट, और जो है इनके बारे में अब हम पढ़ेंगे कि इन्होंने क्या विचार दिए। इन्होंने ये एक जर्मन जो है दार्शनिक थे, जर्मन दार्शनिक। कास्ते दी बफन जो है वो फ्रांसीसी थे, और इमैनुअल कांट जो है जर्मन दार्शनिक थे। इन्होंने जो है सन 1755 यानी 1755 में एक जो है अपना सुझाव दिया, या अपना जो है जो सिद्धांत दिया कि इन्होंने में वायव्य राशि परिकल्पना, यानी कि वायु जैसी परिकल्पना दी। तो इन्हें बोला गया वायव्य राशि परिकल्पना। किससे संबंधित थी, तो ये पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में इन्होंने बताया, उत्पत्ति के बारे में सबसे पहले बताया कास्ते दी बफन ने। उसके बाद 1755 में जो है अधिक फेमस हुई वायव्य राशि परिकल्पना। इसके बारे में क्या कहा गया, तो के अनुसार, यहाँ लिखेंगे के अनुसार इन्होंने जो है, यहाँ एक पॉइंट और नोट करेंगे कि इन्होंने किसको आधार बनाया। तो न्यूटन साहब के जो गुरुत्वाकर्षण नियम थे, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल को सिद्धांत बनाया। इन्होंने इमैनुअल कांट जो एक जर्मन दार्शनिक थे, इन्होंने जो है न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल को जो है नियम को आधार बनाकर अपना सिद्धांत दिया, जिसमें इन्होंने बताया कि के अनुसार ब्रह्मांड के आद्य, यानी कि पुराने ब्रह्मांड, यानी स्टार्टिंग में जो है पुराने ब्रह्मांड के आद्य मीन्स आद्य पदार्थ मीन्स पुराने आद्य पदार्थ, यानी प्रिमिटिव मटेरियल
तो बिखरी अवस्था में थे। इन्होंने बताया कि स्टार्टिंग में जो है ब्रह्मांड के जो पदार्थ हैं वो बिखरी अवस्था में थे। जिसके बाद क्या हुआ, जैसे ये जो हैं ब्रह्मांड के पदार्थ सभी बिखरी अवस्था में थे। समय के साथ क्या हुआ कि इन्होंने जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, यानी इन्होंने किसका, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल को जो है सिद्धांत बनाया। इसके कारण क्या हुआ कि ये सभी एक दूसरे के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो है एक दूसरे की तरफ आए। इसके बाद क्या हुआ, ये एक दूसरे की तरफ आने की वजह से क्या हुआ, इनके बीच में जो है टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर जो है बढ़ा। प्लस इनमें अगर टेम्परेचर इनका बढ़ेगा तो यानी कि इनको एनर्जी दी गई, एनर्जी इनको दी गई, यानी कि इनकी एनर्जी बढ़ेगी। और हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि जितनी ज़्यादा एनर्जी बढ़ेगी उनकी स्थिरता जो है उतनी ही कम होती जाएगी। तो पास पास आने के कारण जो है घर्षण के कारण, इनके आपस में जो है घर्षण के कारण जो है टेम्परेचर बढ़ा। यहाँ लिख सकते हैं आप कि क्यों बढ़ा, क्योंकि इनके बीच में घर्षण पैदा हुआ और जिससे एनर्जी बढ़ी। इसके बाद है, इसके बाद लिखेंगे के कारण, के कारण जो है वायवीय राशि में, जो ये बिखरी अवस्था में इनको वायवीय राशि बोला गया कि वायु जैसी वायवीय राशि में परिवर्तन हुआ, में परिवर्तन। और इस वायु जो कि गतिशील है, क्योंकि ये जो है गतिशील थे एक दूसरे की तरफ, जो कि गतिशील है। और इन्हीं गतिशील के कारण के कारण जो है इनमें घूर्णन हुआ, के कारण इनमें घूर्णन हुआ। और इसी घूर्णन के कारण जो है अपकेंद्रीय बल, तो कोई भी जो वस्तु अगर घूर्णन करती है तो उनमें किस बल का निर्माण होता है, तो अपकेंद्रीय बल का निर्माण हुआ, अपकेंद्रीय बल। और जिसके कारण जो है एक निहारिका जैसी स्थिति उत्पन्न हुई। और ये निहारिका जो है, यानी इस प्रकार की एक स्थिति उत्पन्न हुई, निहारिका जो है इस प्रकार के जो ग्रह, ये प्रिमिटिव मटेरियल इनकी आद्य पदार्थ जो है इस अवस्था में आ गए। और ये टूट कर जो है टूट कर नौ छल्लों, यानी जो नौ ग्रह हैं उन नौ छल्लों में परिवर्तन हुआ इनका। तो इसी कारण जो है, और धीरे धीरे इनका टेम्परेचर जो है नौ छल्लों में टूटा। फिर समय के साथ यानी कि धीरे धीरे जो है इनका टेम्परेचर जो है टेम्परेचर डाउन होता गया, यानी कूल डाउन होते गए। और इन्होंने किसका रूप ले लिया, ग्रहों का रूप ले लिया। ये 1 मिनट में होने वाली घटना नहीं थी, ये इनमें काफ़ी वर्षों, हजारों करोड़ों वर्षों का समय लगा। क्योंकि अब इसमें दोबारा देख लेते हैं कि इमैनुअल कांट ने क्या बताया कि एक जर्मन दार्शनिक थे, 1755 में अपनी एक परिकल्पना दी जिसे वायव्य राशि परिकल्पना बोला गया। ये पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित थी। के अनुसार ब्रह्मांड के आद्य पदार्थ यानी कि पुराने पदार्थ जो थे स्टार्टिंग में बिखरी अवस्था में थे, जिसके कारण इनमें जो है गुरुत्वाकर्षण बल का निर्माण हुआ, यानी कि, और जिसके कारण जो है ये एक दूसरे की तरफ आई, जिससे इनमें टेम्परेचर बढ़ा, इनकी एनर्जी बढ़ी, के कारण जो है वायवीय राशि परिकल्पना में जो है परिवर्तन हो गया, जो कि गतिशील है। इसी गतिशीलता के कारण जो इनमें घूर्णन हुआ, और घूर्णन के कारण जो एक बल का निर्माण हुआ, अपकेंद्रीय बल। और निहारिका जैसी स्थिति उत्पन्न हुई, जो टूट कर जो है नौ छल्लों में परिवर्तित हो गई। धीरे धीरे इनके टेम्परेचर में कूल डाउन होने के साथ ही इन्होंने किसका रूप ले लिया, ग्रहों का रूप ले लिया। तो आप जो हैं इस पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या जो है इन्हीं पेजेस के जो है आपको नोट्स जो हैं टेलीग्राम चैनल या जैसे भी संभव होगा हम आपको उपलब्ध करवा देंगे। तो डिस्क्रिप्शन में जो है उसके बारे में हम टाइप कर देंगे, आप वहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद हम अगला पॉइंट अपना देखते हैं कि अद्वैतवादी सिद्धांत के बाद हमारा अगला पॉइंट है द्वैतवादी सिद्धांत। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है बी, जो दूसरा सिद्धांत है वह है द्वैतवादी सिद्धांत। द्वैतवादी सिद्धांत को ही हम कह रहे हैं
ड्यूलिस्टिक कॉन्सेप्ट, या फिर जो है इसी को बाई पेरेंटल हाइपोथेसिस। इसके नाम में ही जैसे स्पष्ट है कि द्वैत मीन्स दो। जहाँ अद्वैतवादी सिद्धांत में 9 ग्रहों की उत्पत्ति एक स्टार यानी सिंगल स्टार से मानी गई है, वहीं द्वैतवादी सिद्धांत में जो है के अनुसार, यहाँ लिखेंगे के अनुसार पृथ्वी एवं अन्य ग्रहों की उत्पत्ति एक से अधिक यानी कितने, 2 तारों से मानी गई है। इसमें क्या था कि स्टार्टिंग में जो है एक सिंगल स्टार, जिसे जो वर्तमान में क्या है, वर्तमान में जिसे सूर्य यानी कि सन है, ये एक स्टार था। ये काफ़ी आकार में क्या था, काफ़ी बड़ा था। फिर एक छोटा स्टार जो है गति करता हुआ इसके नज़दीक से गुजरा, और ये चला गया अनंत तक। जब ये इसके नज़दीक से निकल रहा था, इसके गुरुत्वाकर्षण बल, इनके आपसी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो है इसके अंदर, यानी कि जो एक सिंगल स्टार था उसमें थोड़ा चेंजमेंट हुआ उसके आकार में, और जो है यहाँ से ये बाहर की साइड निकल गया, ये जो है बाहर की साइड निकल गया। उसके बाद क्या हुआ, यही हिस्सा अलग होकर ये हिस्सा टूटकर जो है इसने एक सिगार का रूप ले लिया। किसका आकार ले लिया, सिगार का। सिगार यानी कि फिलामेंट के आकार का बन गया, और यही टूटकर जो है वर्तमान के पृथ्वी एवं अन्य ग्रहों का रूप ले लिया। ये किस में बताया गया, द्वैतवादी सिद्धांत, यानी एक सिंगल स्टार और उसके नज़दीक से गुजरा एक छोटा स्टार, दोनों के कारण जो है टूटकर एक सिगार या फिलामेंट का आकार लिया, जिसने टूटकर ग्रहों एवं अन्य ग्रहों का रूप लिया। तो हमने पढ़ा कि पृथ्वी एवं अन्य ग्रहों की उत्पत्ति जो है एक से अधिक यानी कि 2 तारों से मानी गई है। इसके समर्थक हम देख लेंगे कि इसके समर्थक कौन कौन थे। सबसे नंबर 1 है चैम्बरलिन एवं मोल्टन। नंबर 2 है जेम्स जीन्स एंड जेफरिन। ये 2 वैज्ञानिक थे, एवं जेफरिन, जिनमें से एक का नाम जेम्स जीन्स और दूसरा कौन था, जेफरिन। इन्होंने इसके समर्थक थे। तीसरा है रसेल। ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। तो पृथ्वी एवं द्वैतवादी सिद्धांत में बताया गया कि जो है पृथ्वी एवं अन्य ग्रहों की उत्पत्ति एक से अधिक तारों से मानी गई है, जहाँ यहाँ लिखेंगे, जहाँ पृथ्वी की जहाँ यह एक आकस्मिक यानी कि कुछ पल में तुरंत आकस्मिक घटना का परिणाम है, यानी एक लंबे अंतराल के अंदर जो घटना हुई, जो आकस्मिक घटना का परिणाम है। उसके बाद अगला हम पढ़ेंगे, इससे संबंधित सिद्धांत और भी हैं, उनको हम देख लेंगे। जो है ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे। संबंधित सिद्धांत में जो है अद्वैतवादी सिद्धांत, और जो है इन्हीं को प्रूव करने के लिए, यानी कि अद्वैतवादी सिद्धांत और द्वैतवादी सिद्धांत को जो प्रूव करने के लिए जो है अलग अलग तरह के सिद्धांत दिए गए, जिनमें हम पढ़ेंगे ए है हमारा अद्वैतवादी, और बी पॉइंट में हम देखेंगे कि
द्वैतवादी, यानी इन्हें प्रूव करने के लिए और कौन कौन से संविधान वो सिद्धांत दिए गए और किस किस वैज्ञानिक द्वारा वो दिए गए। तो अद्वैतवादी में हम सबसे पहले देखेंगे पुच्छल तारा, यानी कि पुच्छल तारा परिकल्पना। पुच्छल तारा परिकल्पना किसने दी? कास्ते दी बफन। कास्ते दी बफन पुच्छल तारा परिकल्पना दी। उसके बाद आया आपका वायव्य राशि परिकल्पना, ये हमने पढ़ भी लिया डिटेल में। वायव्य राशि परिकल्पना ये दिया इमैनुअल कांट ने, जर्मन दार्शनिक। उसके बाद तीसरा आया निहारिका। निहारिका निहारिका परिकल्पना ये दिया आपके लाप्लास ने। और फोर्थ आपका उल्का पिंड परिकल्पना। उल्का पिंड परिकल्पना दी लोकियर। लोकियर ये दिए गए। ये सिद्धांत जो है अद्वैतवादी सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए दिए गए, यानी पुच्छल तारा कास्ते दी बफन, वायव्य राशि पर परिकल्पना इमैनुअल कांट, निहारिका लाप्लास और उल्का जो है लोकियर द्वारा। वहीं द्वैतवादी सिद्धांत से संबंधित जो है सबसे पहला दिया ग्रहाणु परिकल्पना। ग्रहाणु परिकल्पना जो है चैम्बरलिन। ये आप जो है शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से भी आप बना सकते हो, ये अपनी अपनी शॉर्ट ट्रिक बना सकते हैं। आप किसी वर्ड से अटैच कर सकते हैं या कोई कहानी बनाकर, या किसी भी तरह से आप इनको जो है याद कर सकते हैं। उसके बाद है ज्वारीय यानी कि टाइडल। ज्वारीय परिकल्पना टाइडल ये दिया गया जेम्स जीन्स द्वारा। और इसमें जो है संशोधन जो है इसी के सिद्धांत में जो संशोधन जो है किसके द्वारा किया गया? जेफरीज के द्वारा इसमें संशोधन किया गया। उसके बाद थर्ड पॉइंट है हमारा द्वैतारक। द्वैतारक परिकल्पना जो है ये दिया गया रसेल के द्वारा। रसेल। फोर्थ पॉइंट है हमारा विखंडन का सिद्धांत। विखंडन का सिद्धांत ये सभी द्वैतवादी सिद्धांत के समर्थन में दिया गया। तो विखंडन का सिद्धांत दिया रोसजन ने। रोसजन। उसके बाद हमारा फिफ्थ पॉइंट है नवतारा परिकल्पना। नवतारा परिकल्पना ये दी गई होयल एंड लिटिलिटन द्वारा। वैज्ञानिक का नाम था होयल एंड लिटिलिटन। सिक्स्थ पॉइंट है हमारा सिफिड सिद्धांत। सिफिड सिद्धांत। सिफिड सिद्धांत जो है ये दिए गए आपको AC बनर्जी। वैज्ञानिक का नाम था AC बनर्जी। ये महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है? क्योंकि ये जो है एक इंडियन थे, एकमात्र इंडियन जो है इस फील्ड में। इलाहाबाद के यूनिवर्सिटी में फिजिक्स के इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो है फिजिक्स के HOD थे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे AC बनर्जी। इनके द्वारा दिया गया सिफिड सिद्धांत। और ये किस सिद्धांत के समर्थक थे? द्वैतवादी सिद्धांत के। और हमारा लास्ट हम लिख लेते हैं इसमें, इंपॉर्टेंट लिखते चलेंगे। अंतरतारक धूलिकण परिकल्पना। अंतरतारक धूलिकण परिकल्पना और ये दी गई ओटो स्मिड द्वारा। अब हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं। अब हमारा क्या है कि संबंधित सिद्धांत में हमने देख लिया
अद्वैतवादी, फिर हमने पढ़ा द्वैतवादी। और इन दोनों के बारे में हमने पढ़कर जो है इनकी कमियों या आलोचनाओं को दूर करने के लिए, कमियों या आलोचनाओं को दूर करने के लिए जो कालांतर में पृथ्वी की उत्पत्ति, यानी इनकी कमियों को दूर करने के लिए जो है कालांतर में पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास हेतु क्या दिया गया, एक आधुनिक सिद्धांत आया। उसके बाद आया आधुनिक सिद्धांत, जिसको नाम दिया गया महाविस्फोटक सिद्धांत, जो अब तक का सबसे प्रसिद्ध और सबसे रियल जो सिद्धांत है वह महाविस्फोटक सिद्धांत है, यानी कि बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी। अब हम पढ़ेंगे बिग बैंग थ्योरी के बारे में। अगले पेज पर चलने से पहले आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर एज यूजुअल ये सभी आपको नोट्स में भी मिल जाएंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलते हैं हम अगले पॉइंट पर, यानी कि बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी के बारे में जानने से पहले आप जो है इसके बारे में हम कुछ सामान्य जानकारी ले लेते हैं। तो इसके बारे में कुछ पहले जो है हमें कुछ जानकारी होनी चाहिए, सामान्य जानकारी। सामान्य जानकारी में हम लिखेंगे सबसे पहले हमारा था यूनिवर्स। यूनिवर्स क्या है? यूनिवर्स के जो है कितने भाग हैं? दो। एक हमें जो दृश्यमान, यानी कि दृश्यमान यानी कि विजिबल। यूनिवर्स का वह भाग जो हम देख सकते हैं, यानी कि हमारे लिए जो विजिबल है, और एक भाग है नॉन विजिबल, जिसको हम नहीं देख सकते, यानी कि अदृश्य। और जिसको हम देख नहीं सकते, जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, वो हमारे काम का नहीं है। तो हम पढ़ेंगे सिर्फ दृश्यमान यानी कि विजिबल। तो ये जो है दृश्यमान जो है, ये बिग बैंग के आद्य पदार्थ यानी प्राइमरी यानी कि प्राथमिक, प्राइमरी यानी कि प्राथमिक मटेरियल से बना है, जो हमारे लिए दृश्यमान है। इनमें जैसे गैलेक्सी हम बोल सकते हैं, ग्रह, उपग्रह, उल्का पिंड, उसके साथ साथ हम बोल सकते हैं उल्का पिंड के साथ तारे, प्रकाश, जिसकी वजह से हम जो है विजिबल है हमारे लिए, दूरी जो है गुरुत्व, और गुरुत्व के साथ समय, ये सभी क्या है बिग बैंग के प्राथमिक पदार्थों से बने हैं। अब हम इसमें दूरी जो है, दूरी किन्हीं दो ग्रहों के बीच की दूरी हम किसी में मापते हैं? प्रकाश वर्ष में जो है इनको लेके चलेंगे, किन्हीं भी दो ग्रहों के बीच की दूरी। और ये प्रकाश वर्ष जो है की गति जो है, प्रकाश की गति, अगर आपके पास वाला प्रश्न आता है कि प्रकाश की गति कितनी है, तो प्रकाश की गति है आपके पास नियरली 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, जो इसकी गति है प्रकाश की। उसके बाद जो है विजिबल के बारे में हम एक बात पढ़ लेते हैं कि विजिबल जो है, यानी कि जो विजिबल भाग है, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं कि यह विजिबल भाग कितना पुराना है कि 13.7 वर्ष पुराना है। यानी कि विजिबल जो है यूनिवर्स की उत्पत्ति करीब 13.7 वर्ष पूरा है, जिसका विस्तार जो है, और इसी का विस्तार जो है कितना है, विस्तार 93 अरब, लगभग 93 अरब वर्ष तक है। विजिबल जो है आपका
यूनिवर्स इसके। अब हम पढ़ लेते हैं, अब हमारा आता है बिग बैंग थ्योरी। तो इसमें हम आरंभ करते हैं अपना बिग बैंग थ्योरी के बारे में पढ़ना। हमारा तीसरा सिद्धांत था आधुनिक सिद्धांत। आधुनिक सिद्धांत में हमारा बिग बैंग थ्योरी यानी कि अद्वैतवादी सिद्धांत और द्वैतवादी सिद्धांत की जो कमियां या आलोचनाएं हैं उनको दूर करने के लिए जो है विस्फोटक सिद्धांत या बिग बैंग थ्योरी के बारे में हमें बताया गया। तो सी है हमारे पास बिग बैंग थ्योरी। इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले, ऐसे बना के चलेंगे, इसमें हमें तीन जो है सन याद, पहला है हमारा 1920, दूसरा है 1927 और तीसरा है हमारा 1965। ये तीन पढ़ेंगे। 1920 में क्या हुआ कि एडविन हब्बल वैज्ञानिक का नाम था एडविन हब्बल ने प्रमाण प्रस्तुत किए। किससे संबंधित? बिग बैंग थ्योरी से संबंधित प्रमाण प्रस्तुत किए। इन्होंने बताया कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। क्या बताया इन्होंने? कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। उसके बाद इन्होंने कहा कि साथ ही साथ समय बीतने के साथ समय बीतने के साथ जो है आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही हैं। उदाहरण के लिए इन्होंने क्या बताया कि आप एनसीईआरटी की बुक में जो है आप देखेंगे एक बैलून जो है उन्होंने गुब्बारा लिया, उसके ऊपर अलग अलग जगहों पर जो उन्होंने पेन से जो है पॉइंट बनाए। उसके बाद उन्होंने उसमें हवा भरनी शुरू की। तो जैसे जैसे गुब्बारे में हवा भरी, गुब्बारे का साइज बड़ा हुआ और जो पॉइंट उन्होंने लगाए थे वो दूर दूर होने शुरू हो गए। उसी को आधार बनाकर उन्होंने बताया कि जिन्होंने पॉइंट को उन्होंने आकाश गंगाओं से डिनोट किया और उन्होंने कहा कि जैसे जैसे ये दूर जा रही हैं ठीक उसी प्रकार जो है ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है और जो आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही हैं। उसके बाद जो है 1927 में एक दूसरे वैज्ञानिक थे, जॉर्ज लेम्टेयर या कहीं कहीं इनको लेमेत्रे भी बोलते हैं, कि जॉर्ज लेम्टेयर। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने एक समीकरण दिया जिसका नाम उन्होंने रखा फ्राइडमैन लेमेटर रॉबर्टसन फ्राइडमैन लेमेटर रॉबर्टसन वाकर समीकरण। क्या नाम रखा इन्होंने? फ्राइडमैन लेमेटर रॉबर्टसन वाकर समीकरण। फिर इन्होंने कहा कि जो कि सापेक्षता का सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसके द्वारा दी गई थी? यहाँ छोटा सा लिख सकते हैं, आइंस्टाइन के द्वारा इसको दिया गया, जो कि सापेक्षता के सिद्धांत पर आधारित था। इसके अनुसार फ्राइडमैन लेमेटर रॉबर्टसन वॉकर समीकरण के अनुसार जो है यूनिवर्स प्राथमिक परमाणुओं से निर्मित है। प्राथमिक परमाणुओं से
संबंधित है। ये प्राथमिक परमाणु कहाँ से आए? ये प्राथमिक परमाणु, सवाल है कि ये अस्तित्व में कैसे आए। सवाल ये है कि ये अस्तित्व में कैसे आए। तो इन्होंने इसका जवाब दिया कि महाविस्फोटक महाविस्फोट के द्वारा। तो इन्होंने जो है जॉर्ज लेमेटर ने फ्राइडमैन लेमेटर रॉबर्टसन वॉकर समीकरण दिया, जो कि सापेक्षता के सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर आधारित था, और के अनुसार यूनिवर्स जो है प्राथमिक परमाणुओं से संबंधित है, निर्मित है। और प्राथमिक परमाणु अस्तित्व में कैसे आए? तो महाविस्फोटक के द्वारा। अब हम इसको उल्टा भी पढ़ सकते हैं कि महाविस्फोटक के द्वारा, यानी महाविस्फोट के द्वारा अस्तित्व में क्या आया? प्राथमिक परमाणु। और इन्हीं से प्राथमिक परमाणु से किसका निर्माण हुआ? यूनिवर्स के द्वारा। और ये चीज़ किस में बताई गई है? फ्राइडमैन लेमेटर रॉबर्टसन वॉकर समीकरण। और ये किसके द्वारा दिया गया? जो हम एक वैज्ञानिक थे जॉर्ज लेमेटर के द्वारा कब? 1927 में। इसका खंडन किया गया एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है होयल। इनका नाम था होयल जी के द्वारा क्या बोला गया? होयल ने बोला के अनुसार, लिखेंगे आप के अनुसार पिंड एक दूसरे से दूर नहीं जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिंड एक दूसरे से दूर नहीं जा रहे हैं, बल्कि इन्होंने कहा कि पिंड एक दूसरे से दूर नहीं जा रहे हैं, बल्कि इनके बीच नए परमाणु बन रहे हैं। बल्कि इनके बीच नए परमाणु बन रहे हैं। ये नए परमाणु क्या है? कौन है? कहाँ से? इन्हीं नए परमाणु क्या बोला गया कि डार्क मैटर। इनको क्या बोला गया? डार्क मैटर। यानी कि इन नए परमाणुओं को क्या बोला गया? डार्क मैटर। तो होयल जी ने इनका खंडन किया और उन्होंने बोला कि ये के अनुसार जो पिंड एक दूसरे से दूर नहीं जा रहे हैं, बल्कि इनके बीच जो है नए परमाणु का निर्माण हो रहा है, जिनको डार्क मैटर बोला गया। इसके बाद आगे हम चलते हैं। अब आप जो है इस पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट अभी बचा है 1965। तो अब हम देख लेते हैं इसे। यानी कि अब हमारा पॉइंट चला बिग बैंग थ्योरी। 1965 में क्या हुआ कि एक और जो है एक सिद्धांत की दिया गया, जिसका नाम था कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड की खोज की गई। किसकी खोज की गई? कॉस्मिक वेव बैकग्राउंड, जो किससे संबंधित था? प्रकाश से। और इसमें बताया गया कि प्रकाश किस प्रकार गति करता है? प्रकाश जो है विकिरण के रूप में गति करता है, विकिरण द्वारा जो है गति करता है। यानी कि कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड में बताया कि प्रकाश जो है विकिरण द्वारा गति करता है, जो ब्रह्मांड के विकिरण द्वारा गति करके प्रकाश जो है ब्रह्मांड के चारों ओर समान यानी इक्वल लेवल में जो है समान स्तर में फैला है। यानी कि ऐसा नहीं है कि किसी ब्रह्मांड के किसी एक हिस्से में जो है प्रकाश कम है या दूसरे हिस्से में जो है प्रकाश की मात्रा ज़्यादा है। इसका मतलब है कि कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड में जो हमें बताया गया कि विकिरण द्वारा प्रकाश जो है
ब्रह्मांड के चारों ओर समान स्तर में फैला है। इसका परिणाम क्या हुआ कि खोज का परिणाम क्या हुआ, परिणाम कि महाविस्फोटक सिद्धांत जो है, महाविस्फोटक सिद्धांत का महत्व बढ़ गया, सिद्धांत का महत्व बढ़ गया, क्योंकि इसने जो है बिग बैंग थ्योरी को जो है एक मजबूत आधार प्रदान किया। क्योंकि इसने क्या बताया, क्योंकि कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड को हम लिख रहे हैं CMB ने प्रमाण जो है प्रस्तुत करने में सहायता की कि जो बिग बैंग थ्योरी के अंदर जो बताया गया उसके परिणाम को सिद्ध करने में जो है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड ने जो है इसमें सहायता की। यहाँ पर हम एक पॉइंट नोट कर लेते हैं कि स्पेस यानी अंतरिक्ष, टाइम समय, मैटर पदार्थ और एनर्जी यानी कि ऊर्जा, ये जो चीज़ें हैं बिग बैंग से पहले अस्तित्व में नहीं थी। ये हम यहाँ नोट कर सकते हैं कि स्पेस, टाइम, मैटर और एनर्जी जो बिग बैंग से पहले अस्तित्व में नहीं थी। अब हमारा अगला पॉइंट है बिग बैंग थ्योरी। अब हम यहाँ पढ़ेंगे बिग बैंग थ्योरी के बारे में। इसके बारे में हमने जो है सामान्य जो है जानकारी इकट्ठी कर ली है। अब हम बिग बैंग थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। के अनुसार, यहाँ लिखेंगे के अनुसार वर्तमान से लगभग 13.7 वर्ष 13.7 अरब वर्ष पूर्व क्या हुआ कि ब्रह्मांड के कण जो हैं, पास में आए। ठीक है, कि 13.7 अरब वर्ष पूर्व जो है ब्रह्मांड के कण जो है आसपास में आए, जिसके कारण क्या हुआ कि ये ब्रह्मांड के कण हैं और ये जो हैं पास आए। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि जो है इसका परिणाम क्या हुआ, परिणाम क्या निकला कि ये सभी अगर आसपास आएंगे तो एक छोटे गोले के रूप में परिवर्तित हो गया, कि आसपास हुए तो एक दूसरे से जुड़ गए, तो ये क्या हुआ छोटे गोले, इसको हम बोलेंगे टाइनी बॉल के रूप में परिवर्तित हो गए नज़दीक आने की वजह से। अगर जितना वस्तु जो है जितने एटम जो है जितने नज़दीक आएंगे जो है उसका आयतन उतना ही कम होगा। तो इसका परिणाम क्या हुआ, पास आने का परिणाम क्या हुआ कि जो इसका आयतन था, इन कणों का आयतन वो कम हुआ। आयतन कम होने के कारण जो है घनत्व तो बढ़ गया इसका, प्लस जो है पास आने के कारण इनका तापमान यानी इनके घर्षण के कारण जो है वो तापमान भी बढ़ गया। इनका परिणाम क्या हुआ, आयतन यानी कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम यानी कि आयतन और डेंसिटी यानी कि घनत्व। तो अगर एक चीज़ बढ़ेगी, ये दूसरे के जो है ऑपोजिट जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए अगर एक चीज़ बढ़ेगी तो इनमें से दूसरी क्या है अपने आप कम होगी। तो अगर आयतन आप इसका घट रहा है तो घनत्व जो है इसका बढ़ जाएगा। और ये तापमान किस लिए था, रुद्धोष्म उष्ण के कारण। क्या ये किस कारण उत्पन्न हुआ, ये रुद्धोष्म उष्ण के कारण।
जो है इसकी उत्पत्ति हुई, जिसे क्या बोला गया, यानी कि फ्रिक्शन। ये किस लिए उत्पन्न हुआ है कि फ्रिक्शन इनमें एक दूसरे से जो है फ्रिक्शन के कारण जो इसकी उत्पत्ति हुई। फ्रिक्शन यानी कि घर्षण के कारण उत्पत्ति हुई। इसका परिणाम क्या हुआ कि इसकी ऊर्जा में जो है तीव्र वृद्धि हुई। ऊर्जा में क्या है, वृद्धि हुई, जिसके कारण जो हमने पहले पढ़ा था कि हैविंग मोर एनर्जी लेस स्टेबिलिटी, यानी कि इसकी स्थिरता जो है कम हो गई। और ये क्या हुआ, तीव्र घूर्णन करने लगे। जो नज़दीक आने के बाद जो है तीव्र घूर्णन करने लगे। इस छोटे गोले के अंदर क्या था कि पृथ्वी का समस्त मैटर प्लस एनर्जी इसी में था। पृथ्वी का समस्त मैटर प्लस एनर्जी इसी में था। आगे क्या हुआ, इसके कारण जितनी उसकी स्थिरता जो है कम होती गई। इसका परिणाम क्या हुआ, इसका परिणाम ये हुआ कि एक वृहद विस्फोट हुआ, एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। इस विस्फोट के उपरांत समय था 1 माइक्रो सेकंड का। इस 1 माइक्रो सेकंड टाइम को बोला गया प्लैंक टाइम, यानी इसे क्या बोला गया, प्लैंक टाइम। इस प्लैंक टाइम में जो है टेम्परेचर जो है कम हुआ 1 माइक्रो सेकंड। इसके उपरांत जो है इस यानी कि प्लैंक टाइम के उपरांत जैसे विस्फोट हुआ उसके 1 माइक्रो सेकंड के बाद जो है का टाइम कहलाया प्लैंक टाइम। और के उपरांत क्या हुआ, समस्त कण ग्लू और प्लाज्मा की स्टेट में आ गए। जो समस्त कण थे जितने जो टूटे, समस्त कण जो है ग्लू, यानी कि वो ना सॉलिड और ना लिक्विड और ना ही गैस, यानी कि वो बीच की अवस्था में थे, जिसे ग्लू एवं प्लाज्मा स्टेज, ना ही उनको सॉलिड कह सकते हैं और ना ही उनको लिक्विड स्टेज में आ गए, जिनमें गति विद्यमान थी। जिनमें क्या थी, जिनमें गति विद्यमान थी। गति क्या थी, इनमें विद्यमान थी। साथ ही साथ जैसे जैसे ब्रह्मांड का विस्तार हुआ, साथ ही साथ जैसे जैसे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, विस्तार हुआ, टेम्परेचर में क्या आती गई, कमी आती गई। समय के साथ टेम्परेचर हुआ कम। क्यों कम हुआ, क्योंकि उनमें जो है फ्रिक्शन भी कम हो गया था समय के साथ। यह घटना लगभग जो है 3,80,000 वर्षों तक चली। 3,80,000 वर्षों तक चली, जिसे क्या कहा गया, डार्क टाइम। जिसे डार्क टाइम कहा गया। डार्क टाइम के अंदर क्या था कि लाइट जो है, नो लाइट, यहाँ इस टाइम जो है लाइट नहीं थी, डार्क टाइम कहा गया। इसे डार्क टाइम क्यों कहा गया, बिकॉज इसे डार्क टाइम क्यों कहा गया, समस्त पदार्थ ग्लू और प्लाज्मा की अवस्था में थे, क्योंकि समस्त पदार्थ जो है ग्लू प्लस प्लाज्मा की अवस्था में थे। इसके उपरांत क्या हुआ कि कालांतर, यानी कि समय के साथ कालांतर में क्या हुआ, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यानी कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन अस्तित्व में आए।
अस्तित्व में आए। और उसके बाद सबसे पहला परमाणु इनके कारण जो है, सबसे पहला अणु के कारण सबसे पहला अणु जो बना वो था हाइड्रोजन। सबसे पहला अणु जो बना वो था हाइड्रोजन। इसके साथ ये तो बात हुई 1 माइक्रोसेकंड जो है प्लैंक टाइम कहलाया, उसमें टेम्परेचर कम हुआ। के उपरांत समस्त कण जो है ग्लू और प्लाज्मा की स्टेट में आए जिनमें गति विद्यमान थी। तो जैसे जैसे ब्रह्मांड का विस्तार हुआ टेम्परेचर क्या हुआ, डाउन हुआ, क्योंकि फ्रिक्शन जो है कम हो रहा था। यह घटना लगभग कितने वर्षों तक चली, 3,80,000 वर्षों तक, जिसे डार्क टाइम कहा गया है, क्योंकि इस डार्क टाइम में क्या थी, लाइट प्रेजेंट नहीं थी। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि समस्त कण जो है प्लाज्मा और ग्लू की अवस्था में थे। कालांतर में जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अस्तित्व में आए और जो है सबसे पहला अणु कौन सा बना, हाइड्रोजन। इसके साथ साथ यहाँ हम नोट करेंगे आरंभिक 3 मिनट में ही जो है, यहाँ लिखेंगे आरंभिक, यानी कि महाविस्फोट के जो है आरंभिक 3 मिनट में ही प्राथमिक परमाणु का निर्माण हो गया था। प्राथमिक परमाणु का निर्माण हो गया था एवं के लगभग 3 लाख वर्ष के दौरान तापमान में लगभग 45 डिग्री केल्विन की आई। वह लगभग 3 लाख वर्षों के दौरान 3 लाख वर्षों के दौरान कितने टेम्परेचर में जो है, उन पदार्थों के जो टेम्परेचर में दौरान लगभग तापमान में लगभग 4500 डिग्री केल्विन, केल्विन में मापा गया की कमी आई। इसके कारण जो है परमाणुवीय पदार्थों का निर्माण हुआ, यानी कि इनको क्या बोला गया, परमाणु, यानी परमाणु से जो बना था, परमाणुवीय पदार्थों का निर्माण हुआ, और इन्हें क्या है, इनके कारण क्या है, के कारण ब्रह्मांड जो है, ब्रह्मांड पारदर्शी हो गया। ये जो यहाँ तक है और ये यहाँ से यहाँ तक, इनको जो है इसके नीचे एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। इस पेज, ये हमारा टॉपिक यहाँ तक कंप्लीट है बिग बैंग थ्योरी। से आगे हम देखेंगे इस पेज का जो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर हमारे नोट्स में भी आपको मिल जाएगा ये। इसके बाद आगे हम चलते हैं। अब हम आगे देख लेते हैं कि सबसे पहला अणु निर्माण जो हुआ, हमने पिछले पेज पे पढ़ा कि सबसे पहला अणु का जो निर्माण हुआ, अणु निर्माण, वो कौन सा था, हाइड्रोजन का निर्माण हुआ, सबसे पहला परमाणु। इसके अंदर क्या था कि आकर्षण का प्रभावाधीन था, आकर्षण का प्रभावाधीन, जिस कारण क्या हुआ कि हीलियम अस्तित्व में आया, हीलियम अस्तित्व में, यानी ये 2 हाइड्रोजन के एटम मिलने के कारण जो है एक हीलियम का निर्माण हुआ, हीलियम अस्तित्व में आया। इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन, और यहाँ हुआ संलयन, मीन्स जुड़ना, और यहाँ जो है क्या हुआ, हीलियम प्लस ऊर्जा जो है, ऊर्जा विमुक्त हुई, यानी ऊर्जा रिलीज हुई। तो अगर इनकी जो है स्टेबिलिटी यानी कि बढ़ी, क्योंकि ऊर्जा जो है, एनर्जी अगर लेस देन स्टेबिलिटी विल बी हाई, तो यहाँ हीलियम का निर्माण हुआ। उसके कारण क्या है, इसी कारण स्टार्स का निर्माण हुआ। देन आपका जो है ऊर्जा के कारण प्रकाश भी, जो ये ऊर्जा रिलीज हुई, इसके कारण ऊर्जा के कारण प्रकाश का निर्माण हुआ। इसके कारण क्या है, जो डार्क टाइम चल रहा था, जहाँ नो लाइट प्रेजेंट थी, डार्क टाइम जो है
समाप्त हो गया, समाप्त हुआ। उसके बाद जो है धीरे धीरे कॉस्मिक मैटर के कई अणु बने। समय के साथ जो है कालांतर में धीरे धीरे कॉस्मिक यानी कि जो अंतरिक्ष हैं, अंतरिक्ष में जो मैटर हैं उनका कॉस्मिक मैटर के जो है मैटर के कई अणु बने, कई अणु बने। इसके बाद क्या है, कई ग्रह, उपग्रह, उसके बाद उल्का पिंड, देन आपके धूमकेतु इत्यादि का भी निर्माण हुआ, इत्यादि का निर्माण हुआ। और यहाँ क्या था कि जहाँ निर्माण एवं विनाश दोनों घटनाएं घटित हो रही थी। जहाँ एक तरफ ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु इनका निर्माण हो रहा था, वहीं कुछ जो है विनाश की घटनाएं हो रही थी। यानी कि जो प्राथमिक परमाणु उनके टूटने के कारण नई नई जो है वस्तु का निर्माण हो रहा था। यहाँ क्या था कि निर्माण एवं विनाश दोनों घटनाएं घटित हुई थी, दोनों घटनाएं घटित हो रही थी। इसके बाद क्या है कि जो ग्रहों में क्या था, हमारी अपनी पृथ्वी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब हम देख लेते कि पृथ्वी के बारे में सबसे पहले कि वर्तमान से लगभग, पृथ्वी के बारे में मोस्ट इम्पोर्टेंट कि वर्तमान से लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व, 4.5 अरब वर्ष पूर्व अस्तित्व में आया, से वर्ष पूर्व अस्तित्व में आई। यानी कि हमारी पृथ्वी लगभग 4.5 अरब वर्ष पुरानी है। प्लस सौरमंडल भी इसके साथ ही साथ क्या था कि सौरमंडल भी 4.5 अरब वर्ष पूर्व अस्तित्व में आया, अरब वर्ष पूर्व अस्तित्व में आया। एवं अगला पॉइंट इसमें लिखेंगे कि पृथ्वी से संबंधित कि पृथ्वी जो है स्टार्टिंग में गर्म तप्त गैसीय गोले के समान थी। पृथ्वी अपने आरंभ काल में क्या थी, गर्म तप्त गैसीय गोले के समान थी, गोले के समान थी। और पृथ्वी अपने निर्माण के समय जो है गर्म तप्त गोलीय के समान थी तथा साथ ही साथ यह अपनी धुरी पर तीव्रता से घूर्णन कर रही थी। यहाँ लिखेंगे अपनी, साथ ही साथ जो है अपनी धुरी पर तीव्रता से घूर्णन कर रही थी। और आरंभ में दिन की जो अवधि थी, यानी इस समय धुरी पर तीव्रता घूर्णन और दिन की अवधि कितनी थी, लगभग 8 घंटे थी आरंभ में। इसके बाद क्या हुआ कि गर्म तप्त गैसीय गोले, इसके कारण क्या बना, गर्म तप्त गैसीय होने के कारण वेपर का निर्माण हुआ, वेपर यानी कि वाष्प का निर्माण हुआ। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, बादलों का निर्माण हुआ। बादल किस चीज़ के बने थे, वेपर के, यानी पानी के जो है भाप है या वाष्प हैं, उनके कारण बादल यानी बादल बने, जिसके कारण वर्षा हुई। और वर्षा हुई तो जो गर्म तप्त गैसीय गोला था, यानी गर्म जो गैसें प्रेजेंट थी, तो पृथ्वी की सतह का तापमान जो है के कारण पृथ्वी की सतह का तापमान जो है तापमान ठंडा हुआ। या आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ हमारा टॉपिक जो है बिग बैंग थ्योरी जो है कंप्लीट हुआ। इसमें हमने बिग बैंग थ्योरी का जो है निर्माण कैसे बिग बैंग थ्योरी की परिचय से लेकर कौन कौन सी घटनाएं जो हैं पृथ्वी के कालांतर के हिसाब से, हमने समय के हिसाब से ये पूरा अध्ययन किया। इसके बाद हमने जो है कैसे ग्रहों, उल्का पिंड, धूमकेतु आदि का निर्माण हुआ वो देख लिया। उसके बाद पृथ्वी के बारे में हमने जानकारी ले ली कि पृथ्वी का निर्माण कितना कब हुआ और कैसे कैसे जो है
उसने अपने प्रेजेंट जो है अवस्था में आई। उसके बाद अगला हमारा सौरमंडल में पृथ्वी की उपस्थिति से संबंधित जो है हमारे दो सिद्धांत हैं। यहाँ हम अगला पॉइंट देख लेंगे। अगला पॉइंट हम लिख लेते हैं। सौरमंडल में अगला हमारा पॉइंट नोट करके लिखेंगे हम। सौरमंडल में पृथ्वी की अवस्थिति क्या है? सौरमंडल में पृथ्वी की अवस्थिति, इसके बारे में कुछ सिद्धांत है। ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ हम नोट करेंगे। पृथ्वी की पृथ्वी की अवस्थिति के बारे में सबसे पहले जो है पहला सिद्धांत है टोलमी द्वारा। वैज्ञानिक का नाम था टोलमी नाम था। इन्होंने कहा कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है। इन्होंने पृथ्वी को ब्रह्मांड के केंद्र में माना और इन्होंने इस थ्योरी का नाम दिया गया यानी कि अर्थ जियो सेंट्रिक थ्योरी, यानी सेंटर में जो जियो यानी कि अर्थ को माना, तो जियो सेंट्रिक थ्योरी टोलमी द्वारा। उसके बाद इसके बाद आए कोपरनिक्स। इन्होंने कहा कि इन्होंने अपनी पुस्तक छापी 1543 में। अपनी पुस्तक में कहा कि इनकी पुस्तक का नाम था ऑन द रेवोल्यूशन ऑफ द हेवनली बॉडीज। इसमें इन्होंने कहा कि इन्होंने अपनी पुस्तक में ऑन द रेवोल्यूशन ऑफ द हेवनली बॉडीज में कहा कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है, ब्रह्मांड के केंद्र में है, जिसे इन्होंने नाम दिया हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। यानी कि सौरमंडल में पृथ्वी की स्थिति से रिलेटेड हमारे पास दो सिद्धांत थे, टोलमी द्वारा दिया गया और कोपरनिक्स द्वारा दिया गया सिद्धांत, जिसमें टोलमी ने पृथ्वी को ब्रह्मांड के केंद्र में माना, जिसे जियोसेंट्रिक थ्योरी बोला गया। वह कोपरनिक्स ने अपनी पुस्तक ऑन द रेवोल्यूशन ऑफ हेवनली बॉडीज में सूर्य को ब्रह्मांड के केंद्र में माना, जिसे हेलियोसेंट्रिक थ्योरी बोला गया। के बाद हमारे पास अगला एक पॉइंट देख लेंगे हम यहाँ यहीं कि पृथ्वी का आकार एवं स्वरूप। पृथ्वी का आकार एवं स्वरूप, इसके बारे में भी विभिन्न वैज्ञानिकों ने जो है अपने अपने विचार दिए, जिनको हम देख लेते हैं। सबसे पहले दिया आर्यभट्ट द्वारा। आर्यभट्ट ने जो है पृथ्वी को गोल बताया। इन्होंने बोला कि पृथ्वी कैसी है? गोल है। उसके बाद वैज्ञानिक आए कोलंबस जो है इटली के जो है वैज्ञानिक थे। इन्होंने भी कहा कि पृथ्वी गोल है। और उसके बाद आए तीसरे नंबर पर लेकिन वास्तव में क्या है कि पृथ्वी का आकार कैसा है? पृथ्व्याकार, यानी कि जियोड। तो पृथ्वी की आकृति कैसी है? जियोड आकृति है। पृथ्व्याकार आकृति में क्या होता है कि जैसे जैसे पोल्स यानी ध्रुवों की ओर जाएंगे तो त्रिज्या छोटी होती जाएगी। तो क्या होगी? तो त्रिज्या जो है छोटी होती जाएगी। अर्थात कैसा होगा कि ध्रुवों की ओर यानी पोल्स की ओर तरफ जाने पर जो है आकृति कुछ इस प्रकार की, जो यहाँ पर जो है त्रिज्या, यानी अगर कोई सर्कल ड्रॉ करेंगे तो इसकी त्रिज्या जो है कम होगी, बजाय कि जो सेंटर के ऊपर अगर हम सर्कल ड्रॉ करेंगे तो उससे। यानी कि पृथ्वी का आकार कैसा है? पृथ्व्याकार, यानी कि जियोडाकृति है।
इसमें क्या है कि जो जैसे जैसे पोल्स की ओर जाएंगे तो त्रिज्या जो है छोटी होती जाएगी। तो इसमें जो है इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस पूरे चैप्टर में जो है अब तक हमने देख लिया है। तो इस जो है क्लास में हमने पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास से संबंधित परिचय देख लिया, बेसिक कॉन्सेप्ट देखे। उसके बाद इससे तात्पर्य क्या है कि पृथ्वी के जो है उत्पत्ति से लेकर वर्तमान तक की अवस्था से संबंधित जो भी है पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास का से तात्पर्य है। उसके बाद हमने इससे संबंधित सिद्धांत में कास्तेदी बफन द्वारा दिया गया सिद्धांत, उसके बाद अद्वैतवादी सिद्धांत, उसके बाद द्वैतवादी सिद्धांत, और उसके बाद हम आए जो है बिग बैंग थ्योरी पर। उससे संबंधित जो है अद्वैतवादी और द्वैतवादी सिद्धांत को स्पष्ट करने के लिए जो है विभिन्न प्रकार की जो परिकल्पनाएं दी गई उनके बारे में हमने पढ़ लिया। उसके बाद जो है हमने सामान्य जानकारी लेते हुए विस्फोट जो बिग बैंग थ्योरी के बारे में पढ़ा। उसके बाद जो है हमने पृथ्वी के बारे में भी जो जानकारी इकट्ठी कर ली, और सौरमंडल में पृथ्वी की स्थिति और पृथ्वी का कार्य एवं स्वरूप के बारे में भी हमने इस क्लास में कंप्लीट कर लिया। ये क्लास यहीं तक। अभी इस टॉपिक के ऊपर जो है हमारी 2 क्लासें और होंगी, तो इसके जो है हम अच्छी तरह से जिसमें प्री और प्लस मेंस का जो है साथ साथ करते चलेंगे। और ये क्लास यहीं तक। तो जुड़े रहिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।